इस केस में करंट जो है वो एक लॉन्ग सिलेंडर में बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि करंट डेंसिटी वेरिएबल है तो ये सॉलिड सिलेंडर। अब ये करंट हमारी तरफ आ रहा है स्क्रीन से बाहर की तरफ, रेडियस है कैपिटल आर, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर स्क्वायर, देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी एट एन इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट, इस सिलेंडर के इनसाइड, किसी भी इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर से आर डिस्टेंस पर, ठीक है ना, सेंटर से ऐसे आर डिस्टेंस पर। तो कैसे निकालेंगे? जब भी कोई अननोन केस आए तो सबसे पहले हम लोग एम्पीरियन लूप लेते हैं, जहां पर आपको फील्ड निकालना हो उतने रेडियस का एक इमेजिनरी एम्पीरियन लूप लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा ग्रीन वाला जो है ये एम्पीरियन लूप है, और इसका जो रेडियस है ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ले लिया, ये रेडियस हो गया आपका स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल। अब सवाल ये है कि यहाँ से यहाँ तक का करंट हम ऐसे तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट इनटू एरिया कर दो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जे तो ठीक वेरिएबल है, क्योंकि जे आपका किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। एरिया भले ही आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय दी एम्पीरियन लूप, लेकिन आपका जे वेरिएबल है तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो वैसे केस में क्या करते हैं कि हम लोग एलिमेंट लेते हैं पहले, ठीक है, और एलिमेंट ले करके फिर हम लोग उस एलिमेंट में कितना करंट है वो निकालेंगे। तो एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लेते हैं, एक्स दूरी पर जा करके ऐसे डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग एलिमेंट लेंगे इसका रेडियस हमने मान लिया कि एक्स है और इसका जो थिकनेस है वो डी एक्स है, ठीक है। तो इस करंट, टोटल करंट जो इनक्लोज्ड आपको निकालना है एम्पीरियन लूप में, उसके लिए क्या करना होगा कि पहले इस एलिमेंट का करंट लिखेंगे, तो वो हो जाएगा जे इंटू डी ए। डी ए का मतलब हुआ स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया ऑफ द रिंग, ये वाला एरिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ, जीरो से लेकर स्मॉल आर तक। क्यों स्मॉल आर तक? क्योंकि हमें यहीं तक का करंट इनक्लोज निकालना है। अगर हम जीरो से लेके कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे तो सिलेंडर का टोटल करंट आ जाएगा, जबकि हमें निकालना है सिर्फ करंट इनक्लोज्ड इन दी एम्पीरियन लूप, इस ग्रीन सर्कल के अंदर कितना करंट इनक्लोज है। अब जे की जगह लिख देंगे अल्फा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आर जो था वो सेंटर से डिस्टेंस था, हम इस एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ सेंटर से डिस्टेंस एक्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। रिंग जो है उसका एरिया हो गया 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, और अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर आर। एक बार जब ये इंटीग्रेट होके कुछ वैल्यू दे देगा, उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग एम्पियर्स लॉ लगा लेंगे कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। तो इसके आगे पहले ट्राई करो, सारा स्टेप समझा दिया है, 2 मिनट में हो जाएगा, सॉल्व करो। तो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ से 2 पाई अल्फा कांस्टेंट है, और ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर 4/4, तो यहाँ आ जाएगा आर टू द पावर 4/4, ठीक है। बी डॉट डी एल को जब ओपन करते हैं एम्पीरियन लूप में तो ये होता है बी इंटू 2 पाई आर, ये हो गया म्यू नॉट, आई इंक्लोज की जगह लिख देंगे पाई अल्फा आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, ये कटेगा ना। अब यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से आपका देखो एक पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर भी कैंसिल हो रहा है, तो ये आर क्यूब हो गया। तो अब जो बचा वहां से आपको बी मिल जाएगा, तो बी कितना आ जाएगा, तो म्यू नॉट अल्फा, ठीक है, आर का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 और 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा।
तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर हम एक आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता देते हैं। नोट करने वाली बात क्या है, ठीक है। नोट करने वाली बात ये है कि मान लीजिए कि जब करंट डेंसिटी कांस्टेंट था, ठीक है ना, तो जे जब कांस्टेंट हुआ करता था, जिससे फॉर्मूला डेराइव किए थे, तो अंदर के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। फिर इससे पहले वाले केस में जो लास्ट क्लास में लिया था, उसमें जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लिया था, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया था, ठीक है। आज के सवाल में देखो करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी आ रहा है देखो किस पे प्रोपोर्शनल आ रहा है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है। तो इससे आपको एक रिलेशन मिल रहा है कि नहीं, कि जे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर अगर एन होगा, तो गारंटी है कि बी अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन प्लस वन होगा। ये सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैट में भी चलता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये कहाँ के लिए लिखा जा रहा है, ये सब सिर्फ इनसाइड के लिए, ठीक है। आउटसाइड के लिए तो फॉर्मूला फिक्स है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। इनसाइड में क्या होता है कि जे अगर वेरिएबल मिले आपको इस तरीके का, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं आंसर का। तो जे अगर आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड आर क्यूब पे होगा। अगर यहाँ पे जे आर क्यूब पे डिपेंड करेगा तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड आर टू द पावर 4 पे डिपेंड करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ना, इससे बस पता चल जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी था, सॉलिड स्फीयर में इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा उसी पे है। फॉर ए लॉन्ग करंट कैरिंग सिलेंडर J इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, ठीक है, वेयर K इज ए कांस्टेंट and R is distance from center या axis. Find ratio of magnetic field at surface and at a point midway between center and surface. दो पॉइंट्स है, एक तो सरफेस पे लिया है और एक बीच में लिया है। तो ये आपका सिलेंडर जैसे हो गया और इसमें करंट कुछ भी मान लो, आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड V1 हो गया और मान लो बीच में एक पूछा है, बीच का मतलब R/2 पे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड V2 हो गया। तो ये B1/B2 आपसे पूछा गया, ठीक है। कि सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड V1 है, बीच में B2 है, तो B1/B2 क्या होगा। चलो ट्राई करो तो पहले देखो सोल्यूशन कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पे J ऑलरेडी लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर में हर जगह आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, ये अभी बताया था ना। तो जब आप B1/B2 करेंगे तो B1 जो है वो एक्सिस से R दूरी पे है, तो ये ऊपर हो गया आर क्यूब और नीचे हो जाएगा R/2 का क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आर क्यूब कट जाएगा और ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन IIT JEE में एक बार इंटीजर टाइप में पूछा था कुछ साल पहले, ठीक है। तो इंटीजर आ गया ना आंसर आपका 8। तो सिंपल सा ये केस था। अब देखो एम्पियर्स लॉ का यूज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, उसी में ये नेक्स्ट सब टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लार्ज करंट कैरिंग शीट। शीट का मतलब हो गया कागज का पन्ना जैसा पतला सा शीट, लार्ज का मतलब इनफाइनाइट शीट। तो इनफाइनाइट शीट को ऐसे कायदे से तो दिखाने के लिए आपको ऐसे दिखाना चाहिए, इनफाइनाइट शीट का मतलब ये हो गया, ऐसे हो गया ना इनफाइनाइट शीट। इधर भी इंफिनिटी, ठीक है, इधर भी इंफिनिटी और इधर भी इंफिनिटी और इधर भी इंफिनिटी, यही ना हुआ लार्ज शीट, ठीक है। अब इसमें ये लार्ज शीट में करंट जो आ रहा है वो करंट इसी के अलोंग फ्लो कर रहा है, मतलब करंट सरफेस के पैरेलल ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे समझ आ रहा है ऐसे। तो करंट सरफेस के पैरेलल ऐसे फ्लो कर रहा है, पतला से जैसे लोहे का चादर समझ लो, पतला एकदम लोहे का चादर, उस चादर में करंट फ्लो कर रहा है। तो इस करंट की वजह से, ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड शीट जिस डायरेक्शन में है, इधर में और इधर में तो नहीं होगा क्यों, ठीक है, लेकिन
शीट के ऊपर के पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, और नीचे भी तो होगा। तो ये ऊपर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, इधर होगा कि इधर होगा कि ऊपर होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये सब हमें इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब चूंकि शीट इस तरीके से होगा तो इसे समझ में नहीं आएगा, तो ये तो 3D व्यू है, हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। कोई भी शीट आपका होगा तो ये ऐसा हल्का सा थिकनेस भी तो होगा उसके पास। यहाँ पर ऐसे हम चाहें तो थिकनेस जैसा दिखा सकते हैं ना हल्का, तो ये आपका हल्का सा ऐसे थिकनेस हो गया, और यही चीज इधर भी होगा ऐसे, भाई हल्का सा थिकनेस तो होगा ही। तो ये जो करंट आ रहा है, अगर आप इधर से देखेंगे, इधर से ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो उसको लगेगा ना कि करंट इस शीट से ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे लगेगा करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर का ही व्यू से बनाएंगे, इधर से बैठ करके देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हम लोग शीट को ड्रॉ करते हैं, शीट को फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट व्यू का मतलब इस तरह से ड्रॉ करिए, ये हो गया आपका शीट का फ्रंट व्यू। अब यहाँ पर करंट जो है ऐसे आप मान लीजिए बाहर आ रहा है ऐसे, ठीक है। अब इधर भी ये इंफिनिटी तक है, इधर भी ये इंफिनिटी तक है, स्क्रीन के अंदर और बाहर भी इंफिनिटी तक है। इसमें हम क्या करेंगे कि टोटल करंट आई ना मान करके करंट पर यूनिट विड्थ मानते हैं, क्योंकि टोटल करंट इंफिनिटी हो जाएगा क्योंकि शीट इंफिनिटी तक है। तो लेट करंट पर यूनिट विड्थ, विड्थ का मतलब चौड़ाई, पर यूनिट चौड़ाई या पर सेंटीमीटर या पर मीटर करंट जो है उसको हम कुछ मान लेते हैं, सपोज कैपिटल के मान लिए, के इज ए कांस्टेंट। अब सबसे पहले इस करंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। तो उसके लिए कोई भी इसमें से एक वायर ले लो, कोई, ये क्या है ऐसे मान सकते हो ना कि बहुत सारे वायर्स एक के बगल एक में एक ऐसे चिपका के रखे गए हैं। कोई भी एक करंट कैरिंग अगर वायर होता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ड्रॉ करते हैं। कैसा बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, करंट की तरफ अगर अंगूठा रखोगे तो आपको देखो एरो ऐसे आएगा, इसका मतलब है कि ऊपर के पॉइंट पर, यहाँ पर अगर यहाँ पर चले जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है ऐसे ऊपर, और अगर आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, इधर की तरफ है कि नहीं, अगर एक वायर लिया तो। अब ऐसे ऐसे तो इसमें अनगिनत वायर हैं। ठीक है, तो इसका असर क्या पड़ता है कि अगर हम ऊपर में, यहाँ पर ऊपर में कोई भी पॉइंट लेंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर का और इधर का सबका मिला करके जो आएगा वो इधर की तरफ है। ठीक है, तो वो कैसे आता है, इस करंट का तो इधर ही आया जैसे यहाँ दिखा रखा है डायग्राम में। अब इधर वाले जो करंट हैं इनका मैग्नेटिक फील्ड जो है, इधर वाले करंट का मान लीजिए इसका लेते हैं, तो इसका करंट का ऐसे आएगा, लेकिन इधर वाला जो फिर करंट है इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, और दोनों रिजॉल्व होके फिर इधर ही दे देगा। तो इसका असर ये होता है कि ऊपर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ आएगा। ठीक है, तो नीचे के किसी भी पॉइंट पे चले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइट की तरफ आएगा। तो ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड शीट के पैरेलल होता है और नीचे में भी, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो पैरेलल होता है वो यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म, ये तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बी की लाइंस को आप ऐसे दिखा सकते हैं कि हर पॉइंट पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। इधर नीचे में कहीं भी चले जाओगे तो इधर आएगा, ऊपर में कहीं भी चले जाओगे तो इधर आएगा। ठीक है, और वो इसी से समझ में आ जा रहा है कि वायर के ऊपर में लेफ्ट है तो वायर के नीचे में राइट है, स्ट्रेट वायर के। तो यहाँ हम लोग सिर्फ डायरेक्शन समझ रहे हैं कि बी इज पैरेलल टू बी शीट, शीट के सरफेस के पैरेलल होता है। अब रही बात बी के मैग्नीट्यूड की, तो वो हम लोग अगले पेज पे अब निकालेंगे, अभी सिर्फ डायरेक्शन समझ रहे हैं। ठीक है,
तो इसको नोट करो, फिर अगले पेज पे चलें। अब हम लोग ये जो करंट पर यूनिट विड्थ के दिया हुआ था, इस शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। और इसके लिए इस बार हम लोग सर्कुलर लूप नहीं लेंगे, हर बार एम्पीरियन लूप सर्कुलर लेते थे, अब हम लोग रेक्टेंगुलर लूप लेंगे ऐसे, ठीक है। तो मान लिया हमने एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया इस तरीके से। अब देखिए इस रेक्टेंगुलर लूप में इसका नामकरण कर देते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पी क्यू आर एस हमारा एम्पीरियन लूप है, ये इमेजिनरी लूप होता है। अब एम्पीरियन लूप एज्यूम करने के बाद सबसे पहला होता है कि इसमें करंट कितना इंक्लोज है। तो मान लीजिए कि आर से एस या पी से क्यू का डिस्टेंस एल है, तो जो करंट इंक्लोज्ड होगा इस एम्पीरियन लूप में, कितना करंट अंदर में आएगा, तो K इंटू एल। ये कहाँ से, K था करंट पर यूनिट विड्थ इंटू विड्थ हो गया, एल क्या है, विड्थ है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो टोटल करंट यहाँ से यहाँ तक में KL आ गया। अब फिर आता है एम्पियर्स लॉ लगाओ। तो एम्पियर्स लॉ के लिए क्या करेंगे, सर्कुलेशन ऑफ B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। अब ये जो B डॉट DL होता था, ये हम लोग लिख देते थे B इंटू 2πr, लेकिन वो सर्कल के केस में होता था, ये तो रेक्टेंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर B डॉट DL को तोड़ेंगे। कैसे, P से Q B डॉट DL, ठीक है, P से Q, फिर Q से R अलग इंटीग्रेट करेंगे, B डॉट DL, फिर R से S अगेन B डॉट DL, S तक आ गए, फिर लास्ट में बचेगा S से P B डॉट DL, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू K इंटू L, ठीक है। अब आते हैं B डॉट DL किस केस में कितना होगा। देखो ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड इस पे लाइन के, इस ग्रीन लाइन के पैरेलल था, और यहाँ पर आप अगर आप DL लेंगे, ठीक है, तो DL भी इसी लाइन के पैरेलल आएगा, P से Q की तरफ जाएंगे तो इसमें से एक जो है वो B है और एक आपका DL है। जब B और DL दोनों पैरेलल ही हैं, तो B डॉट DL को जब आप एक्सपेंड करेंगे P से Q के लिए, तो आप उसको सिर्फ लिख सकते हैं B इंटू एल, ठीक है। P से Q तक हर जगह मैग्नेटिक फील्ड B है और ये लेंथ L है। अब अगर Q से R में आए, तो Q से R में देखो क्या हो रहा है कि DL जो है वो तो इधर आएगा नीचे की तरफ ऐसे, लेकिन जो B आपका आएगा वो B इधर आएगा, क्योंकि इधर में तो ऊपर में हर जगह B ऐसे होता है। तो B और DL यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यहाँ पर B और DL परपेंडिकुलर। नीचे के भी पॉइंट पे देखोगे तो क्या होगा कि DL तो इधर जा रहा है अपना, आप Q से R की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपका जो B है वो इधर होगा, क्योंकि नीचे में भी इधर होता है। तो नीचे के भी पॉइंट पर देखो तो साफ साफ दिख रहा है कि B और DL परपेंडिकुलर है। तो जब B और DL परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो जो सेकेंड टर्म है Q से R तक B डॉट DL का प्रोडक्ट 0। R से S तक क्या होगा, तो R से S में फिर से B और DL पैरेलल है। देखो B भी इधर आएगा, B इधर आएगा, और आपका DL जो है वो DL भी इधर ही आएगा, DL और B पैरेलल। तो जैसे ऊपर में B इंटू एल आया था, इसका भी वैल्यू आ जाएगा B इंटू एल। और लास्ट वाला S से P जो है, इसमें भी प्रॉब्लम क्या होगा कि B अगर इधर है, ठीक है, तो DL ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब S से P की तरफ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने पे B डॉट DL 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस 4 पार्ट में से 2 पार्ट जो है ये वाला और ये वाला B इंटू एल होगा, P से Q R से S, P से Q R से S। क्यों होगा B इंटू एल, क्योंकि B इंटू DL का डॉट प्रोडक्ट को B DL cos 0 लिखोगे, cos 0 1 होता है,
ठीक है। तो b इंटू डी एल हो गया इंटीग्रेशन में, बाद में यहाँ से b बाहर आ जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dl, और इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू हो गया। और राइट साइड में कितना था, राइट साइड में था म्यू नॉट इंटू के एल, तो म्यू नॉट इंटू के एल, ये क्लियर कर दें। तो यहाँ से देखो एल कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू के, तो b इक्वल टू आ गया म्यू नॉट के डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक इनफाइनाइट शीट के मैग्नेटिक फील्ड का, और इस फॉर्मूले से साफ साफ दिख रहा है कि v की वैल्यू कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म, म्यू नॉट कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट। तो ऊपर में आप शीट के नजदीक रहें या थोड़े दूर भी चले जाएं तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ऊपर या नीचे सेम मिलेगा, बस ऊपर नीचे डायरेक्शन अपोजिट होता है। और ये चाहें तो आप इलेक्ट्रोस्टैट से भी कंपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में भी इनफाइनाइट शीट जो होता था उसका मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट होता था, सिग्मा होता था चार्ज पर यूनिट एरिया, उसी तरह से यहाँ पे है म्यू नॉट के बाई 2 इलेक्ट्रोस्टैट से मिलता हुआ। अब इंजीनियरिंग और मेडिकल डिवीजन, इंजीनियरिंग वाले तो इसका डेरिवेशन आपको लिखना है, वो याद रखना है क्योंकि इस डेरिवेशन पे सवाल हो सकता है जेई में। मेडिकल वालों को तो डेरिवेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, खाली आपको फार्मूला याद रखना है म्यू नॉट के बाई 2। कितनी बार तो मेडिकल में खाली फार्मूला ही पूछ देता है कि एक इनफाइनाइट शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताओ, ठीक है, नोट करो। चलो अब एग्जांपल करते हैं जो हमने शीट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा। दो करंट कैरिंग लार्ज शीट है पैरेलल, ठीक है ना, ये भी इंफिनिटी तक इधर है, ये भी इंफिनिटी तक है, इधर भी इंफिनिटी है, दोनों का के दिया हुआ है। के जो है ये होता है आपका करंट पर यूनिट विड्थ, करंट पर यूनिट विड्थ, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, ठीक है, बीच में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए इस पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है, एट पी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो कोई भी लार्ज शीट जो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो ये होता है म्यू नॉट के बाई 2। क्योंकि दोनों का के सेम है तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा, बस हमें ये सोचना है कि दोनों का फील्ड मतलब ऐड होगा कि सबट्रैक्ट होगा। तो ये जो करंट है, ये करंट बाहर आ रहा है, तो अंगूठा बाहर की तरफ रखोगे तो राइट हैंड आपका ऊपर में इधर मैग्नेटिक फील्ड देगा, ठीक है, और जबकि नीचे में मैग्नेटिक फील्ड इधर देगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लिखा है ये ऊपर वाले की शीट की वजह से, ये क्रॉस है, तो क्रॉस वाला जो होगा वो किधर मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो देखो क्रॉस वाला करंट अगर आप ऐसे बनाते हैं और इसका अगर ऐसे सर्कल बना हो तो साफ साफ दिखेगा, अंगूठा अंदर पॉइंट करोगे तो ऐसे आएगा एरो, इसका मतलब ऊपर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर देगा और नीचे के पॉइंट पे इधर देगा। तो ये क्रॉस वाला जो शीट है इसके लिए ये तो ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी मैग्नेटिक फील्ड इधर ही देगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बी होगा वो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का सम होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बी आएगा, एक का था म्यू नॉट के बाई 2, तो यही म्यू नॉट के बाई 2 प्लस म्यू नॉट के बाई 2, इसी को डबल कर दो तो ये आ जाएगा म्यू नॉट के, ठीक है। तो बीच में तो इतना आएगा, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि बाहर में जैसे इस पॉइंट पे कितना आएगा, तो देखो ये जो हमने बी लिखा है वो इसके वजह से है, ये डॉट वाले की वजह से। क्रॉस वाले के लिए ये ऊपर का पॉइंट है, ऊपर के पॉइंट पे किधर देता है, पीछे की तरफ देता है ना ऐसे फील्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नीचे वाला जो शीट है इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। अब चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है कि इसके नजदीक है कि उसके नजदीक है, दोनों का के सेम है,
तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड B1 है तो इसका भी B1 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, चाहे ऊपर आओ चाहे नीचे की किसी पॉइंट पे आओ, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब इस चीज को चाहो तो इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर कर सकते हो, हम बार बार इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अगर आपका दो कैपेसिटर का प्लेट होता है, ठीक है, एक प्लेट ऐसे और दूसरा प्लेट ऐसे, तो कैपेसिटर के प्लेट्स जो है वो इनफाइनाइट शीट की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक को हम लोग मान लेते हैं कि प्लस चार्ज है ऐसे, और एक को मान लेते हैं कि ऐसे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो आपने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में तो होता है, प्लस से माइनस की तरफ ऐसे होता है, लेकिन कैपेसिटर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि अगर दोनों का चार्ज अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बीच में होता है, बाहर में 0 होता है। तो जिस तरीके से ये प्लस क्यू और माइनस क्यू है, ये भी तो दोनों एक तरीके से अपोजिट करंट है। ये देखो बाहर आ रहा है ये अंदर, तो बीच में फील्ड जो है ऐड हो गया दोनों का, तो कुछ ना कुछ आएगा, और बाहर के पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है वो 0 होगा। क्लियर? नोट कर लो। और आज हम लोग जो है एम्पियर्स लॉ इसी एग्जाम्पल के साथ जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म का आपका एक चैप्टर ये कंप्लीट हो गया आज, जिसमें हम लोगों को पढ़ना था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम लोग डिफरेंट केसेस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख रहे थे कि किस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। अगली क्लास में मैग्नेटिज्म का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। कि अगर पहले से मैग्नेटिक फील्ड कहीं मौजूद है तो उसमें अगर कोई चार्ज मूव करे तो उस चार्ज पे, या कोई करंट कैरिंग वायर रख दिया जाए तो उस करंट कैरिंग वायर पे क्या फोर्स लगता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने पढ़ा था ना कि चार्ज पे फोर्स लगता है Q × E, उसी तरह से मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है। तो वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा अगली क्लास में। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।